नमस्कार। बहुत दिनों के बाद आज एक बार फिर सियासत जाति पर आ गई। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और दूसरे तमाम दलों ने बीजेपी को पिछड़ा विरोधी घोषित कर दिया। मुद्दा बनाया गया है हाईकोर्ट के फैसले को, लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आज हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है। हाईकोर्ट ने बिना ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को लागू किए लोकल बॉडी इलेक्शन में पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन देने पर रोक लगा दी है। बिना ओबीसी रिजर्वेशन के नगर निगम के चुनाव कराने का आदेश दिया है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की गई है। सुप्रीम कोर्ट यूपी सरकार की याचिका पर 2 जनवरी को सुनवाई करेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में विरोधी दलों के नेता हाईकोर्ट के फैसले को लेकर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमला कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मामला क्या है, हाईकोर्ट के फैसले से सियासत में उबाल आखिर क्यों आया है और यूपी सरकार इस मामले की नजाकत को देखते हुए क्या क्या कदम उठा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही यह कह दिया था कि यूपी में नगर निगमों के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ ही होंगे। इसके बाद योगी ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला लागू करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया था। कल ही पिछड़े वर्ग की स्थिति का आंकलन करने के लिए 5 मेंबर्स वाले आयोग का गठन कर दिया गया। आयोग के मेंबर्स ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इस कमीशन के चेयरमैन रिटायर्ड जस्टिस राम अवतार सिंह को बनाया गया है। आज जस्टिस राम अवतार सिंह ने कहा कि कमीशन का काम आसान नहीं है। ट्रिपल टेस्ट की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करने में 6 महीने का वक्त लगेगा। 6 महीने के बाद ही कमीशन अपनी रिपोर्ट दे पाएगा। कार्य चुनौतीपूर्ण है, काफी इसमें परिश्रम करना पड़ेगा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हुए हैं उन्हीं की लाइट में गवर्नमेंट के दिशा निर्देश पर काम करना होगा। 6 महीने तो कम से कम लगे, क्योंकि पूरे यूपी में घूमना पड़ेगा। यूपी में हर जिले में जाना पड़ेगा, वहां से डाटा कलेक्ट होंगे, वहां से रेवेन्यू ऑफिसर से जो कलेक्टर्स वगैरह उनसे बात करके सब तैयार करेंगे। हर जिले का अलग बनाना पड़ेगा। असल में हाईकोर्ट का आदेश है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला लागू हो तभी ओबीसी को नगर निगम में रिजर्वेशन मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के लिए जो गाइडलाइंस बताई हैं उसके मुताबिक राज्य सरकार एक कमीशन बनाए जो देखे कि राज्य में ओबीसी कम्युनिटी की स्थिति क्या है और उन्हें आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं है। कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिशों को राज्य सरकार वेरीफाई करेगी। इसके बाद सरकार नगर निगम में रिजर्वेशन का फैसला कर सकती है। अब चूंकि ट्रिपल टेस्ट के लिए कमीशन पहली जरूरत है, इसलिए योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले कमीशन का ही गठन किया। चूंकि हाईकोर्ट ने फिलहाल बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव कराने का आदेश दिया है और योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है कि किसी भी सूरत में बिना ओबीसी रिजर्वेशन के इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे, इसलिए आज उत्तर प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। लेकिन इसके बाद भी यूपी की तमाम पार्टियों ने बीजेपी को पिछड़ों का दुश्मन घोषित किया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी पिछड़ों का हक मारना चाहती है। बीजेपी ने हमेशा से पिछड़ों के साथ सौतेला व्यवहार किया। वो ओबीसी का वोट तो चाहती है, लेकिन उन्हें सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहती। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने अभी तो सिर्फ पिछड़ों का रिजर्वेशन छीना है, अब अगला नंबर दलितों का है, इसलिए सबको मिलकर बीजेपी का विरोध करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का पिछड़ों के प्रति व्यवहार हमेशा सौतेला रहा है और आज पिछड़ों का आरक्षण छीना है, कल दलितों की बारी हो सकती है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके न केवल उनको धोखा दिया जा रहा है, बल्कि बाबा साहब द्वारा पिछड़े और शोषित समाज को मिले अधिकारों को छीनने का षड्यंत्र चल रहा है। हर संस्था में भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके षड्यंत्र कर करके पिछड़ों को, दलितों को अधिकार नहीं दे रही है। ओबीसी समाज का आरक्षण खत्म करके ओबीसी समाज के आने वाली नस्लों को भी गुलाम बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी समय समय पर पिछड़ों का तो वोट चाहती है, लेकिन सत्ता में उन्हें भागीदारी नहीं देना चाहती। ये जो सरकार आज भी बनी दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में और दिल्ली की सरकार, ये पिछड़ों के वोटों से बनी सरकार है और इन दोनों सरकारों में पिछड़ों के लिए कोई जगह नहीं है।
अखिलेश यादव ने कहा कि पिछड़े वर्ग का आरक्षण का मसला ऐसा नहीं है कि कोर्ट कचहरी या कमीशन से निपट जाए। सरकार को विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। विधानसभा में सरकार अपना पक्ष जनता के सामने रखे। चूंकि बार बार अखिलेश इस मुद्दे पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेते हैं, इसीलिए आज केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें सीधा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग का नेता योगी आदित्यनाथ की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। यह अखिलेश यादव से सहन नहीं हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश के लिए पिछड़े का मतलब है सिर्फ सैफई परिवार। समाजवादी पार्टी बौखलाई, हताश, उदास, लगातार चुनाव हारने और भविष्य में भी चुनाव जीतने की कोई संभावना नहीं देखते हुए केवल बयान वीरता दिखाने का काम कर रहे हैं। जो पिछड़ों का हित केवल सैफई परिवार में देखते हों, एक परिवार में देखते हों, उनको पिछड़ों की बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है। पिछड़े वर्ग का एक उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो संपूर्ण पिछड़ा वर्ग को कैसे सहन कर सकते हैं? इसलिए श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी पिछड़ों की, अनुसूचित वर्ग की, अगड़े वर्ग की, गरीबों की, नौजवानों की, किसानों की, महिलाओं की, अल्पसंख्यकों की बात ना करे, क्योंकि वह कहती कुछ है, करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हम कह रहे हैं कि बिना ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित किए उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव नहीं होंगे, तो ओबीसी का आरक्षण सुनिश्चित करने के बाद ही चुनाव होंगे। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर बोले। पहले तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला पिछड़े वर्गों के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, सरकार ने ठीक से पैरवी नहीं की। और इसके बाद ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव पर आए। इल्जाम लगाया कि पिछड़ों का हक सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी ने मारा है। राजभर ने पूछा कि जब खुद चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए क्या किया। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन समाजवादी पार्टी की सरकार ने खत्म किया था। पिछड़ों के नाम पर सिर्फ एक जाति को फायदा पहुंचाया, बाकी दूसरे पिछड़े वर्गों के लिए समाजवादी पार्टी ने सिर्फ उनके हकों से उन्हें वंचित रखा। ओम प्रकाश राजभर का भी आरोप है समाजवादी पार्टी पर। प्रमोशन में आरक्षण खत्म किसने किया? समाजवादी पार्टी ने। 4 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि 27% आरक्षण जो पिछड़ों को लागू है उसका लाभ 12 जातियां उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार 27% आरक्षण को बांट करके सबको हिस्सा देने का काम करे। तब तो प्रेस वार्ता नहीं किए, उस समय प्रेस वार्ता नहीं किए। आज अगर ये किए हैं, गड़बड़ी हुई है, अखिलेश जी भी कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, सरकार भी कह रही गड़बड़ी हुई है, राजभर जी भी कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, तो आयोग गठित हुआ उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग। तो आपके माध्यम से हम सरकार से भी कहूंगा कि पिछली सरकार में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के लेके जो चकचक चल रहा था, चर्चा बर्चा हो रही थी, बड़ी उसमें लड़ाई हुई, उसका भी परीक्षण करा लें इसी के साथ, और सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भी लागू कर लें। क्योंकि पिछड़ों के साथ काका कालेलकर आयोग 1953 में, मंडल आयोग, बीपी मंडल, रोहिणी आयोग, बिंदेश्वरी मंडल आयोग, राघवेंद्र सिंह आयोग, कुल आयोग पर आयोग बना था, लेकिन कौनों का रिजल्ट आवत नहीं है। इसके बाद निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद सामने आए। संजय निषाद योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। संजय निषाद ने कहा कि जब भी ओबीसी कैटेगरी की बात होती है तो सिर्फ कुछ जातियों का ही नाम आता है, लेकिन निषादों को उनका हक देने को कोई तैयार नहीं है। संजय निषाद ने इल्जाम लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने मछुआरा कम्युनिटी का नुकसान ही किया है। सुप्रीम कोर्ट ने निषादों को अनुसूचित जाति की कैटेगरी से निकाल दिया और 2016 में अखिलेश यादव की सरकार ने ओबीसी की कैटेगरी से भी बाहर कर दिया। संजय निषाद ने कहा कि योगी सरकार पिछड़ों के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है, यह अच्छी बात है, लेकिन अब मछुआरों की कैटेगरी भी तय हो जाए तो बेहतर होगा। देश को आज़ाद कराने वाली जो जातियां 578 थी मछुआ समुदाय में, उसमें सर्वाधिक थी। तो मछुआ समुदाय के जो आरक्षण के मुद्दे का जो विसंगति है उसको हाई कोर्ट ने एससी का कैंसिल कर दिया था। और चूंकि 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते समाजवादी पार्टी ने हमें पिछड़ी से निकाल दिया था। 30 साल तक फुटबॉल की तरह रहे, ये पिछड़ी निकालते थे, एससी में आरक्षण, एससी में स्टे होता था, एससी खारिज हो गया। अभी हम 31 दिसंबर 2016 के नोटिफिकेशन के हिसाब से हमारी जातियां संवैधानिक तरह से उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है।
अब उत्तर प्रदेश में ये जो जातियां न अनुसूचित में है न पिछड़ी में है, इनका भी एक तय हो जाना चाहिए कि वो कहाँ है। लेकिन पहले हम अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि इतनी तत्पर पिछड़ी जातियों के साथ खड़ा रहना हमारे आज के दिन में विपक्षियों के मुंह पर ये ताला है एक तरीके से। उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों का वोट सियासत में सफलता के लिए और सत्ता में भागीदारी के लिए कितना अहम है, केशव प्रसाद मौर्य, अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद इसके उदाहरण हैं। जहां तक आंकड़ों का सवाल है तो यूपी में पिछड़े वर्ग का वोट 54% से ज्यादा है। यादवों का वोट 11% है। 2014 से पहले तक यादवों और दूसरी पिछड़ी जातियों का ज्यादातर वोट समाजवादी पार्टी को मिलता था, लेकिन पिछले 8 वर्षों में समीकरण बदल गए हैं। अब पिछड़े वर्ग के वोटर्स बीजेपी की तरफ शिफ्ट हुए हैं। आरक्षण का मसला उठाकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियां पिछड़े वोट बैंक की वापसी की कोशिश कर रही हैं। जो बात समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कह रही है, वही आरोप आरजेडी और जेडीयू के नेता बिहार में लगा रहे हैं। चूंकि बिहार में नगर निगम के चुनाव 2 दिन पहले ही हुए हैं, वहां पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ चुनाव हुए हैं, इसलिए अब आरजेडी और जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि नीतीश की नीयत साफ है, इसलिए बिहार में पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के साथ नगर निगम के चुनाव हुए। बीजेपी की नीयत खराब है, इसलिए कोर्ट का बहाना बनाकर यूपी में ओबीसी के हक पर डाका डाला जा रहा है। आरक्षण पर भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मानदंडों को जनता समझती है और सुशील मोदी जी क्या कहते हैं, अब उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत न उनकी पार्टी समझती है और न हमारे गठबंधन के लोग। जहां तक बिहार का सवाल है तो चाहे जातीय आधार पर गणना का सवाल हो या बिहार में अति पिछड़ों का आरक्षण का सवाल हो, बिहार में महादलितों के लिए सुविधाओं का सवाल हो, पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जो कार्य किए हैं, उसकी दूसरे भारतीय जनता पार्टी के शासन के राज्यों में उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। बिहार में जातिगत जनगणना को भी मुद्दा बनाकर बीजेपी को पिछड़ा और दलित विरोधी घोषित करने की कोशिश हो रही है। नीतीश कुमार की सरकार के ज्यादातर मंत्री और नेता ये इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी पिछड़ों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं देना चाहती, इसलिए केंद्र सरकार जातिगत जनगणना नहीं करा रही है। लेकिन नीतीश की नीयत साफ है, नीतीश कुमार पिछड़ों को उनका हक देना चाहते हैं, इसलिए बिहार सरकार ने अपने खर्च पर जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। इसके जवाब में बीजेपी के लीडर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश सिर्फ बातें करते हैं। जातिगत जनगणना का विरोध बीजेपी ने कभी नहीं किया। जहां तक लोकल बॉडी के इलेक्शन का सवाल है तो नीतीश ने नगर निगम के चुनाव तो करा लिए, लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि उन्होंने अब तक ट्रिपल टेस्ट के लिए कमीशन क्यों नहीं बनाया। बीजेपी तो ओबीसी आरक्षण के पक्ष में, और जब तक नरेंद्र मोदी हैं और जब तक बीजेपी है, कोई माई का लाल आरक्षण को खत्म नहीं कर सकता है। और बिहार में तो नीतीश कुमार का चेहरा बेनकाब हो गया कि बिहार के सैकड़ों अति पिछड़ा समाज के लोगों को चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया, और केवल इनके अहंकार के कारण बार बार लोग कहते कि कमीशन बनाइए, कमीशन का गठन कीजिए। उन्होंने कमीशन का गठन नहीं किया। अंत में इनको मुंह की खानी पड़ी और हाईकोर्ट में अपने आवेदन को इनको वापस लेना पड़ा। अच्छा, जातीय जनगणना भी शुरू हो रही है बिहार में, केंद्र सरकार सहमत नहीं हुई। नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपने खर्चे पर कराएंगे। मकसद आपको क्या लगता है, जातीय जनगणना के बाद आपको लगता है कि एक नए तरह की राजनीति देखने को मिलेगी? नहीं, जातीय गणना में क्या दिक्कत है। केंद्र ने कहा कि व्यवहारिक तौर पर उसके लिए संभव नहीं है। कोई राज्य सरकार चाहे तो करा सकती है, तो राज्य सरकार करा रही है। बीजेपी ने पूरा सहयोग किया, पूरा समर्थन किया है। हमारा तो आरोप यह है नीतीश कुमार की सरकार पर कि ये काम सितंबर में शुरू होना था, फिर कहा कि अक्टूबर में होगा, फिर कहा कि नवंबर में होगा। अब जनवरी 6 तारीख की बात कर रहे हैं, तो ये कब तक करेंगे, कराएंगे नहीं कराएंगे, क्या होगा। बिहार में इस वक्त नीतीश सरकार पर नया जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर भी खूब सवाल उठ रहे हैं। सुशील मोदी ने इल्जाम लगाया कि नीतीश कुमार अब लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन्हें 2014 में कैंपेन के लिए पूरे देश में घूमना है, इसलिए वो बिहार की जनता के पैसे से जेट प्लेन खरीद रहे हैं। वरना नीतीश बताएं कि जब हेलीकॉप्टर से काम चल रहा है तो जेट प्लेन की क्या जरूरत है। सुशील मोदी ने कहा कि हेलीकॉप्टर की खरीद भी फिजूल खर्ची है, क्योंकि किराए का हेलीकॉप्टर सस्ता पड़ता है, मेंटेनेंस का खर्चा बचता है। लेकिन नीतीश को बिहार के लोगों की कमाई की नहीं, अपनी सियासत चमकाने की ज्यादा चिंता है।
इसके बाद नीतीश कुमार ने आज पहली बार इस मामले में जवाब दिया। नीतीश ने कहा कि पहले जब सुशील मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो वो खुद ही हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज खरीदने का सुझाव देते थे। नीतीश कुमार ने कहा कि सुशील मोदी से पूछो कि जब सरकार में थे तो क्या वो नहीं कहते थे कि अपना हेलीकॉप्टर खरीदना चाहिए, किराए पर लेना ठीक नहीं है। सुशील मोदी सवाल खड़े कर रहे हैं आपके जेट के खरीदने के। पहले ही से कह रहा था वो सब पहले ही से, आप जानते नहीं है कि हम लोग रखे नहीं थे और उसके बाद उसको दे दिए थे जो ट्रेनिंग होता है वहां, और फिर हम लोग लाए थे। आप समझते हैं ये कितना बढ़िया लाए थे, भाड़ा पर उसको लाए, और अब उसके बाद यही देखा गया कि नहीं, अगर अब अपनी तरफ से भी आ जाएगा सरकार का तो बड़ा अच्छा रहा, इस सबके हित में है। हमको आश्चर्य लगता है कि कौन क्या बोलता है। अगर आप पूछ लीजिएगा पहले ही लोग क्या बोलते रहते थे कि अपना खरीदाना चाहिए। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार के आरोप पर जवाब देने में देरी नहीं की। सुशील मोदी ने साफ साफ कहा कि उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि हेलीकॉप्टर खरीदना चाहिए। सुशील मोदी ने जेट प्लेन और हेलीकॉप्टर को लेकर आज एक नई थ्योरी दी। सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश को यह नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में जिस मुख्यमंत्री ने हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर खरीदा उसकी कुर्सी चली गई। कहाँ कुछ और बोलते थे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हेलीकॉप्टर खरीदा जाए। और ये जो बयान दे रहे कि 6 बार टेंडर हुआ, कब टेंडर हुआ बताएं, मेरी तो कोई जानकारी कोई टेंडर हुआ। और देखिए आज के समय में हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन खरीदने की आवश्यकता क्या है। जो वेट लीज बोलते हैं, लीज पर मिलता है। चूँकि देखिए आप अगर हेलीकॉप्टर खरीदेंगे तो 4-4 पायलट आपको हायर करना पड़ेगा, 2-2, 3-3 इंजीनियर रखने पड़ेंगे, स्टीवर्ड्स रखने पड़ेंगे, मेंटेनेंस का इतना बड़ा खर्च है। इसलिए अब राज्य सरकारें प्लेन और हेलीकॉप्टर खरीदती नहीं है, किराए पर लेती है, ज़्यादा सस्ता पड़ता है। तो इसलिए मैं तो उनको सुझाव दूंगा कि, और देखिए बिहार में तो ये रहा है कि जिसने खरीद की वो सत्ता से उतर गया। सरदार बूटा सिंह ने खरीदा ये हेलीकॉप्टर, ये प्लेन, 6 महीने के बाद वो सत्ताच्युत हो गए। सत्येंद्र बाबू ने 2 हेलीकॉप्टर खरीदा, साल भर भी सत्ता में नहीं रह पाए। आज इस मुद्दे पर बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी भी बोले। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार पर्सनल काम के लिए सरकारी गाड़ी तक नहीं लेते, फिर जेट प्लेन का इस्तेमाल सियासी दौरों के लिए करेंगे, ये फिजूल की बात है। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सरकारी काम के लिए जो जरूरी है वो सरकार खरीद रही है। जहां तक किराए पर हेलीकॉप्टर लेने का सवाल है तो उसमें खर्चा ज्यादा होता है और कई बार जरूरत के वक्त किराए का हेलीकॉप्टर मिलता भी नहीं है। यह भाजपा जो कह रही है कि इसको राजनीतिक उपयोग के लिए खरीदा जा रहा है, ये बिल्कुल विकृत राजनीतिक मानसिकता का द्योतक। आज तक भी तो बिहार के पास प्लेन और हेलीकॉप्टर पिछले 3-4 दशक से रहा है बिहार के पास, और नीतीश कुमार हमेशा जाने जाते हैं सरकारी चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करने के लिए। और सरकार अगर खरीदती है तो वो कोई एक ही आदमी उसका उपयोग करता है। उस समय के मंत्रिमंडल में जो भी मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री होते हैं, या फिर भविष्य में बिहार की जनता जिसको सत्ता का बागडोर सौंपेगी, सब लोग चढ़ेंगे। हेलीकॉप्टर का फैसला सरकारी है, लेकिन इसके बाद जो आरोप और प्रत्यारोप हो रहे हैं वो सियासी हैं। वैसे मोटी बात तो यह है कि अब तक बिना जेट के काम चल ही रहा था, अब तक किराए के हेलीकॉप्टर से सारे दौरे हो रहे थे, तो अचानक हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन खरीदने की जरूरत क्या पड़ी? इस सवाल का जवाब न नीतीश कुमार दे रहे हैं न तेजस्वी यादव। हालांकि ये सही है कि सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से 2024 के इलेक्शन की तैयारी में लगी हुई हैं। कोई जातिगत समीकरण साध रहा है, कोई हवाई जहाज खरीद रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इस बार लकीर बड़ी खींची है। कांग्रेस अब जाति की नहीं, धर्म की बात कर रही है। पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने कहा है कि कांग्रेस को दायरा बढ़ाना होगा। सिर्फ माइनॉरिटीज के वोट से अब काम नहीं चलेगा। अगर कांग्रेस को 2024 में जीतना है, मोदी को हराना है, तो हिंदुओं के वोट को भी साधना होगा। कांग्रेस को इस दिशा में काम करना चाहिए। तिरुवनंतपुरम में ए.के. एंटनी ने कहा कि कांग्रेस को यह समझना होगा कि 24 की लड़ाई माइनॉरिटीज के बल पर नहीं जीती जा सकती, क्योंकि देश में मेजॉरिटी हिंदुओं की है। ए.के. एंटनी ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ में लेकर चलना होगा और इसी फॉर्मूले से इलेक्शन जीता जा सकता है।
सिर्फ अल्पसंख्यकों तक पहुंचने से काम नहीं चलेगा। देश की बहुसंख्यक जनता से भी संपर्क बनाए रखना होगा। इस देश में बहुसंख्यक जनता हिंदू है, उनको साथ में लेकर चलने से ही मोदी को हराया जा सकता है। इस बात को सभी को समझना होगा। यहाँ मुस्लिम लोग मस्जिद जाते हैं, ईसाई चर्च जाते हैं, लेकिन जब कोई हिंदू मंदिर जाता है, माथे पर तिलक चंदन लगाता है, तो ऐसे लोगों पर सॉफ्ट हिंदुत्व का लेबल लगा दिया जाता है। अगर हम लोगों का यही रुख रहा तो ये एक बार फिर मोदी को सत्ता में बैठाने में मददगार साबित हो जाएगा। यह हमें याद रखना है। मोदी से लड़ने के लिए हमें अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। हमें हिंदुओं के साथ भी खड़े होना होगा। कांग्रेस की भी यही नीति है। ए.के. एंटनी ने यह बात कल कही थी, तिरुवनंतपुरम में कही थी, मलयाली में कही थी। इसलिए उनकी बात दिल्ली तक आज पहुंची और जैसे उनके बयान की चर्चा हुई तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अब समझ में आया कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण क्यों बने फिरते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर लगाते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एंटनी का यह बयान कांग्रेस की वोट बैंक पॉलिसी का कबूलनामा है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज यह बात साफ हुई कि कांग्रेस हिंदुओं को सिर्फ सत्ता पाने का साधन समझती है। अगर सत्ता मिल गई तो इसी हिंदू को फिर आतंकवादी बता देते हैं। आज उनके बयान से साफ हो गई 3 बातें। पहली बात यह कि कांग्रेस मानती है कि मुस्लिम उसके साथ है। दूसरा, कांग्रेस ये मानती है कि हिंदुओं को साथ लेने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ स्वांग रचना पड़ेगा, यानी मंदिर दिखाने जाने का और टीका लगाने का। और तीसरा कि हिंदू उनके लिए सिर्फ वोट है, सत्ता पाने का साधन है। उसके बाद जैसे ही सत्ता आ जाएगी तो फिर हिंदू तालिबान हो जाएगा, हिंदू पाकिस्तान हो जाएगा, हिंदू बोको हराम हो जाएगा और हिंदू आतंकवादी हो जाएगा। ये सब केवल इसलिए कि मोदी जी के प्रति जो ईर्ष्या और घृणा का भाव है, उस कारण से भारत को बदनाम करने, हिंदुत्व के साथ छल करने और अपनी पार्टी के अंदर ही कार्यकर्ताओं को भी धोखा देने के लिए वो बाज नहीं आ सकते कि सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। ए.के. एंटनी साहब के बयान ने कांग्रेस को पूरा आईना दिखा दिया है। ए.के. एंटनी के बचाव में कांग्रेस से तो किसी का रिएक्शन नहीं आया, लेकिन आरजेडी के एमपी मनोज झा जरूर उनका बचाव करने के लिए सामने आए। मनोज झा ने कहा कि एंटनी ने जो कहा उसमें कुछ गलत नहीं है। मनोज झा ने बोले कि हर पार्टी डेमोग्राफी को देखकर ही अपनी रणनीति बनाती है। सभी चाहते हैं कि उसे मेजॉरिटी माइनॉरिटी दोनों का वोट मिले, लेकिन कांग्रेस के लीडर ने बयान दिया है, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। तो इसमें गलत क्या बोल दिया? ये सवाल कैसे है? कोई भी पार्टी मेजॉरिटी माइनॉरिटी की वोट नहीं चाहिए, नहीं, तो ये गलत क्या है? 100 का आंकड़ा अगर है तो 51 के लिए ही संघर्ष है ना हर पार्टी का। तो इसमें ये सवाल कैसे बन गया, यही मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि ए.के. एंटनी साहब ने कहा कांग्रेस के हैं, इसलिए सवाल है। हर पॉलिटिकल पार्टी डेमोग्राफी को देखती है और जब वोट की बात करती है ना तो उसे 100 में 51 चाहिए। 100 में 51 के लिए सबका होना जरूरी है, कतई कुछ गलत नहीं है। ए.के. एंटनी ने जो कहा है वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन उनका यह बयान राहुल गांधी के लिए मुसीबत खड़ी करेगा। अब राहुल गांधी मंदिर जाएंगे, खुद को शिवभक्त बताएंगे, तो बीजेपी उन्हें एंटनी का बयान याद दिलाएगी। आज कांग्रेस को एक और दाव उल्टा पड़ा। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में लापरवाही का इल्जाम लगाया था। होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने को कहा था, लेकिन आज राहुल की सुरक्षा में लगी सीआरपीएफ ने जवाब दिया तो कांग्रेस के नेताओं की बोलती बंद हो गई। बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल गया। राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर कांग्रेस के दावे को आज सीआरपीएफ ने खारिज कर दिया। कांग्रेस ने पलवल में भारत जोड़ो यात्रा का एक वीडियो दिखाकर राहुल की सिक्योरिटी में लापरवाही का इल्जाम लगाया था। इस वीडियो में राहुल गांधी लोगों को धक्का देकर हटाते हुए दिखाई दे रहे थे। भीड़ राहुल गांधी की सुरक्षा घेरे तक पहुंच गई थी।
लेकिन आज केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी के जवाब में सीआरपीएफ ने साफ साफ कह दिया कि राहुल की सुरक्षा में सारे तय प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया, किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती गई। उल्टे सीआरपीएफ ने राहुल गांधी पर सिक्योरिटी एजेंसी की गाइडलाइंस को फॉलो न करने और सुरक्षा घेरा तोड़ने का इल्जाम लगाया। सीआरपीएफ ने अपने जवाब में कहा है कि राहुल गांधी को गाइडलाइंस के हिसाब से पूरी सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी प्रोटोकॉल तोड़ देते हैं। 2020 से अब तक राहुल 113 बार प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं। उन्हें हर बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल याद दिलाया जाता है, इसलिए राहुल की सिक्योरिटी में लापरवाही हुई, यह कहना गलत है। राहुल गांधी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। इसमें कुल 55 सुरक्षा कर्मी तैनात होते हैं। सीआरपीएफ के 10 कमांडोज हर वक्त सिक्योरिटी में लगे होते हैं। इसके साथ साथ सेकेंड और थर्ड लेयर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की होती है। Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त वीआईपी के साथ रूट क्लियर करने के लिए पायलट व्हीकल लगा होता है। सीआरपीएफ के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में सभी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया गया। सीआरपीएफ का कहना है कि नियम के तहत हर यात्रा के लिए गृह मंत्रालय की ओर से जारी अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकारों के साथ मिलकर एडवांस सिक्योरिटी लाइजन यानी ASL तैयार होता है। 24 दिसंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए 22 दिसंबर को एडवांस सिक्योरिटी लाइजन पूरा कर लिया गया था। सुरक्षा के सभी नियमों का दिल्ली पुलिस की ओर से कड़ाई से पालन भी किया गया था और सुरक्षा कर्मियों की पर्याप्त संख्या में तैनाती भी थी। लेकिन मुश्किल यह है कि राहुल गांधी खुद अक्सर सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करते। 2020 के बाद 213 बार ऐसा हो चुका है जब राहुल गांधी ने सिक्योरिटी एजेंसीज के प्रोटोकॉल को तोड़ा है। सीआरपीएफ की तरफ से दावा किया गया है कि हर बार राहुल गांधी को समझाया जाता है, उन्हें सुरक्षा नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है, लेकिन राहुल गांधी सिक्योरिटी एजेंसीज के अफसरों की सलाह नहीं मानते। इसके बाद भी सीआरपीएफ पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करती है। जैसे ही सीआरपीएफ का जवाब आया, बीजेपी के नेता हमलावर हो गए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा के लिए इंतजाम तब अच्छे से काम करते हैं जब वो शख्स खुद सिक्योरिटी गाइडलाइंस का ठीक से पालन करे, लेकिन राहुल गांधी की हरकतों को देखते हुए उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती। कोई ब्रीच नहीं हुआ है, सिक्योरिटी का उल्लंघन नहीं हुआ है। राहुल गांधी प्रोटेक्टी हैं और जो बयान आया है उसमें यह तथ्य सामने आया है कि प्रोटेक्टी को नियमों का, प्रोटोकॉल का पालन करना होता है। क्या यह सत्य नहीं है? 2020 से अब तक 113 बार जो सुरक्षा एजेंसी का प्रोटोकॉल होता है उसका उल्लंघन राहुल गांधी ने किया। सुरक्षा एजेंसियों ने उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ नहीं और प्रोटोकॉल्स का पालन राहुल गांधी नहीं करते तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी कहा कि राहुल गांधी की सिक्योरिटी में जो लापरवाही हुई है वो जवानों ने नहीं की, राहुल गांधी ने खुद की है। इसके बाद भी सीआरपीएफ तत्परता से अपना काम करती रही, लेकिन कांग्रेस ने जो बयान दिया उससे साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी राजनीति के लिए कितने निचले स्तर तक जा सकती है। वेणुगोपाल जी ने जो राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर देश के गृह मंत्री जी को खत लिखा और यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी के पास एडुकेट सिक्योरिटी नहीं है, वायलेशंस हुई हैं। आज ये सीआरपीएफ के जवाब से स्पष्ट हुआ कि वायलेशन हुई है तो राहुल गांधी की तरफ से हुई है और वो भी 113 बार हुई है, 113 बार। और इन सभी वायलेशंस की जानकारी राहुल गांधी को बार बार दी गई। इसके बावजूद सीआरपीएफ उनकी मुस्तैदी से सुरक्षा करती रही और ये बड़ा देश के सामने आज बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस किसी कदर भी अपनी राजनीति को लेकर नीचे से नीचे स्तर पर जा सकते हैं, ये आज बड़ा स्पष्ट हुआ है। कल तक राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर केसी वेणुगोपाल से लेकर पवन खेड़ा तक कांग्रेस के सारे नेता बोल रहे थे, लेकिन आज सीआरपीएफ की तरफ से जवाब आया तो कांग्रेस के किसी नेता ने कुछ नहीं कहा, कोई बयान नहीं दिया। सलमान खुर्शीद तक नहीं बोले। चूंकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को यूपी में आएगी, इसलिए आजकल सलमान खुर्शीद यूपी में यात्रा की तैयारी में लगे हैं। लेकिन तैयारी के दौरान सलमान खुर्शीद रोज एक ऐसा बयान देते हैं जिस पर कांग्रेस को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। पहले उन्होंने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी थी, इसके बाद बीजेपी को रावण बता दिया,
और आज सलमान खुर्शीद ने कह दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे तो नाम के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के असली नेता तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही हैं। सलमान खुर्शीद ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे को तो सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए आज भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ही हाईकमान है। कांग्रेस में गांधी परिवार से ऊपर कोई नहीं हो सकता। कौन है नेता बता दो। क्यों खड़गे जी के लिए ऐसी बात कहते हो? हमारे नेता कई है ना, मैं भी कुछ नेता हूं, थोड़ा बहुत छोटा बहुत, तो लेकिन जो मुख्य नेता हमारे हैं वो गांधी परिवार से हैं। खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सम्मानित हैं। लेकिन मैं ये कहूं कि खड़गे जी हमारे नेता हैं, राहुल जी नहीं है, तो सही बात नहीं होगी ना। जो खड़गे जी का भी नेता है वो हमारा भी नेता है। खड़गे जी एक बड़ा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और हम सब ने उनका समर्थन करके उनको चुना है। खड़गे जी का एक महत्वपूर्ण स्थान है कांग्रेस को सशक्त करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को सशक्त करने के लिए, और लगातार दिन रात वो ये काम कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद के बयान पर बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अब तो इस बात में कोई शक ही नहीं है कि कांग्रेस परिवार की पार्टी है। सलमान खुर्शीद ने खुद मान लिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के मुखिया नहीं बल्कि मुखौटे हैं। सलमान खुर्शीद साहब जो कि कल तक राहुल गांधी को राम बता रहे थे, आज उन्होंने बता दिया कि खड़गे जी को तो केवल काम के लिए बनाया गया है, असली नेता तो गांधी परिवार है। यानी साफ हो गया कि खड़गे जी मुख नहीं मुखौटे हैं। और इससे कांग्रेस की यह भी नीयत साफ हो गई कि चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाना हो या मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष बनाना हो, ये किसी को प्रधानमंत्री या अध्यक्ष बनाते नहीं हैं, सिर्फ बनाते हैं। असम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा कि आज सलमान खुर्शीद ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि मल्लिकार्जुन खड़गे गांधी परिवार के रिमोट कंट्रोल हैं और कांग्रेस में लोकतंत्र दिखाने के लिए जो चुनाव करवाया गया था वो केवल और केवल एक ड्रामा था। सलमान खुर्शीद जी ने वही बात बता दिया जो बात मैं पहला दिन से बोल रहा था कि कांग्रेस का चुनाव एक नाटक था। कांग्रेस का पूरा जो चुनाव डेमोक्रेसी का बात पूरा एक कंप्लीट ड्रामा था, नाटक था। चुनाव रिग हुआ था और एक ही जो बात आज स्पष्ट होकर निकल आया कि कांग्रेस का अध्यक्ष हो या ना हो, कांग्रेस का अधिकार, कांग्रेस का सुप्रीम पावर इज विद द गांधी फैमिली। एक दलित परिवार से आए हुए खड़गे जी को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करने का जो बात हम लोग पहला दिन से बोल रहा था, आज सलमान खुर्शीद जी ने इसको पुष्टि कर दिया। कई बार लगता है कि कांग्रेस के नेता सेल्फ गोल करने के मास्टर हैं। पहले मणिशंकर अय्यर इसी तरह के बयानबाजी करके कांग्रेस को मुश्किल में डालते थे। लगता है अब यह जिम्मेदारी सलमान खुर्शीद ने ले ली है। सलमान खुर्शीद और AK एंटनी ने बैठे बिठाए बीजेपी को मुद्दा दे दिया। अब तक कांग्रेस कहती थी उसके यहां चुनाव हुए, कांग्रेस पर परिवारवाद का इल्जाम गलत है। अब बीजेपी सलमान खुर्शीद के बयान का हवाला देकर कांग्रेस पर हमला करेगी। कांग्रेस खुद को सेकुलर पार्टी कहेगी तो बीजेपी के नेता AK एंटनी के बयान की याद दिलाएंगे। कांग्रेस की मुश्किल यह है कि एक मुसीबत से निकलती नहीं और दूसरी मुसीबत शुरू हो जाती है। अब राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस में अंदरूनी झगड़ा खुलकर सामने आ गया। कांग्रेस हाईकमान ने हालात को संभालने के लिए राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर रंधावा को जयपुर भेजा है। अब रंधावा राजस्थान कांग्रेस के सभी विधायकों को और नेताओं को इकट्ठा करके बात कर रहे हैं और सबको नसीहत दे रहे हैं कि पार्टी में रहना है तो अनुशासन में रहना पड़ेगा। बात सबकी सुनी जाएगी, लेकिन अनुशासनहीनता किसी की बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस मजबूत, संगठन मजबूत होगा तो कांग्रेस वापस आएगी। तो अनुशासन तो कांग्रेस में होना ही चाहिए। देखिए, अनुशासन अगर घर में भी ना हो तो अनुशासन के अलावा तो कोई घर भी नहीं चल सकता। ये तो फिर बहुत बड़ी पार्टी है। तो अनुशासन तो रहेगा, अनुशासन तो रहेगा। और मेरा ख्याल के राजस्थान में अनुशासन जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। हम इसको बिल्कुल
डिसिप्लिन को, और मैंने देखा अंदर कि अगर इनमें इनडिसिप्लिन होता तो यहाँ आवाज उठनी थी। पूरी पार्टी डिसिप्लिन में है और एकजुट है। सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान कांग्रेस के अधिवेशन में पार्टी के नेताओं को हद में रहने की नसीहत दे रहे थे, सबको साथ मिलकर चलने का पाठ पढ़ा रहे थे। लेकिन अधिवेशन के दौरान एक गड़बड़ी हो गई। सचिन पायलट को मंच पर तो जगह दी गई, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। सचिन पायलट के सपोर्टर्स को यह बात बुरी लगी कि उनके नेता का नाम सबसे आखिर में लिया गया, जबकि सचिन पायलट अशोक गहलोत के बाद सबसे बड़े नेता हैं। हालांकि अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की अनदेखी की बातों को अनसुना कर दिया। गहलोत ने दावा किया कि सबके सुझाव मिले, सब एक हैं और ऐसे कदम से पार्टी मजबूत होती है। जो ये प्रोग्राम रखा गया उससे कई मैसेज आएंगे, क्योंकि बजट आने वाला है। तो जो भावना प्रकट की है डेलीगेट ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पास करवाए हैं, वो भी हमारे लिए सुझाव हो गए। पब्लिक की तरह ही आधार हो गया बजट के बनाने का भी। तो मैं समझता हूँ कि जिस रूप में कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया, संकल्प लिया कि हम सब मिलकर एकजुट होकर कैसे हम लोग अगले चुनाव की तैयारी भी करेंगे, एक माहौल ऐसा था जिसमें कार्यकर्ताओं ने खुल के अपनी बात भी करी, सुझाव भी दिए। हालांकि गहलोत ने जिस एकता का दावा किया, उसकी पोल आज राजस्थान कांग्रेस के नेताओं के बयानों से ही खुल गई। सुखजिंदर रंधावा से 1-to-1 मुलाकात में कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर अपनी बात रखी। किसी ने अशोक गहलोत से नाराजगी जाहिर की, किसी ने सरकार के कामकाज के तरीके पर सवाल उठाए, किसी ने कार्यकर्ताओं की अनदेखी का इल्जाम लगाया। कांग्रेस के विधायक और एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ी लाल बैरवा ने कहा कि चूंकि उन्होंने सचिन पायलट का समर्थन किया था, इसीलिए अशोक गहलोत उनकी अनदेखी कर रहे हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा ने दावा किया कि उनके विभाग की फाइल चीफ मिनिस्टर की टेबल पर केवल इसलिए अटकी पड़ी है क्योंकि वो सचिन पायलट के सपोर्टर माने जाते हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा ने जो बात सुखजिंदर रंधावा से बंद कमरे में कही थी, वो बात उन्होंने इंडिया टीवी के कैमरे पर दोहराई। बैरवा ने कहा कि पायलट युवा नेता है, जनता पायलट को पसंद करती है, इससे गहलोत को दिक्कत क्या है? मेरी जो महत्वपूर्ण मांग थी, अभी जब इस बात के लिए मिला हूं, वो मेरे आयोग का दर्जे वाला मामला है और मैंने निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री जी को आप आदेशित करें कि आयोग को दर्जा दिया जाए। 18-20% क्या नाम शेड्यूल कास्ट है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए हमको ये जरूरी है। सचिन पायलट का क्या होगा? क्या होगा सचिन पायलट का? सचिन पायलट नेता है भाई, क्या होगा उसका? वो तय करेंगे, आलाकमान तय करेंगे क्या होगा। जनता चाहती है, वो तो आपने देखा है, पूरी यात्रा में भी देखा है कि जनता किस तरह से क्या नाम है जो पसंद करती है, पसंद करती है। तो फिर रोड़ा किस बात में? ये मुझे मालूम नहीं। ये तो आलाकमान का ड्यू टाइम पे सही काम करना है। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर रंधावा को आज अपनी पार्टी के नेताओं के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। रंधावा के सामने निर्दलीय और बीएसपी विधायकों की सीटों पर हारे हुए कांग्रेस उम्मीदवारों ने हंगामा कर दिया। जयपुर रूरल की शाहपुरा सीट से कांग्रेस के हारे हुए उम्मीदवार मनीष यादव और खंडेला से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे सुभाष मील ने कहा कि जिन निर्दलीय उम्मीदवारों ने कांग्रेस के कैंडिडेट्स को हराया था, अशोक गहलोत की सरकार में उन्हें संरक्षण मिल रहा है। सरकार को सपोर्ट के बदले निर्दलीय विधायकों ने हर डिपार्टमेंट में लूट मचा रखी है। जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था, वो अपनी सरकार में ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज हमने उनको मिलकर के बताई है कि जिस तरीके से हमारे वहां पर निर्दलीय विधायक है, जिस तरीके की खुली लूट उन्होंने मचा रखी है सरकार के नाम पर, बहुमत देने के नाम पर, सरकार को समर्थन देने के नाम पर, वो बिल्कुल गलत है और उससे कांग्रेस का इंप्रेशन बिल्कुल खराब वहाँ पर भी हुआ और पूरे राजस्थान में भी उसका असर पड़ रहा है। हमारी मोटी बात थी कि मेरे को 63,000 वोट मिले और जो निर्दलीय जीते उनको 66,000 वोट मिले, बीजेपी को वहाँ केवल 40,000 वोट मिले। लेकिन जिन 63,000 कमिटेड कांग्रेस के वर्कर ने जिनका वोट मुझे मिला, वो आज परेशान है इस राज्य में। इस 4 सालों में उनके साथ प्रताड़ना हुई है। तानाशाही से निर्दलीय विधायक और इनके परिवार के लोगों ने आज वहाँ भ्रष्टाचार का अखंड खोल रखा है और सरकार के साथ में संगठन में जिस तरीके की दादागिरी इन्होंने मचाई है, आज पूरे दादागिरी से इन्होंने कहा कि पंचायत समिति के चुनाव टिकटें हम बांटेंगे, जिला परिषद के टिकट। इसके लिए मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि सरकार में जो बैठे लोग वो भी इसके लिए दोषी है और जो संगठन चला रहे हैं वो भी अगर इस प्रकार की अनदेखी हम लोगों की कर रहे हैं, कार्यकर्ता की अनदेखी कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, जिसका विरोध हमने किया। जिन 50,000 लोगों ने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस को वोट दिया, आज वो जाएं तो किसके पास जाएं?
लेकिन इन 4 सालों में कांग्रेस को वोट देने के बावजूद इनको प्रताड़ित किया गया। वो बातें हमने पहले भी उठाई हैं और आज जो हमारे प्रभारी हैं रंधावा साहब, उन्होंने व्यक्तिगत हमसे मुलाकात करके पूरी बात सुनी है, वो हमने बताई है उनकी पूरी बात। हमारी मांग सिर्फ इतनी सी है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि ये लोग हमें समर्थन कर रहे हैं सरकार से, चलो आप इन्हें मंत्री बनाइए, उप मुख्यमंत्री बनाइए, कुछ भी बनाइए इनको, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारी बात इतनी है कि जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया उनको प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में अगले साल ही चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले अपने ही नेताओं की नाराजगी गहलोत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनी हुई है। आज कांग्रेस के कई नेताओं ने राजस्थान में पेपर लीक कांड को लेकर नाराजगी जाहिर की। आज कांग्रेस के विधायक गिरिराज मलिंगा ने कहा कि राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है। गिरिराज मलिंगा ने कहा कि इस तरह के मामलों में राजस्थान सरकार को योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरह एक्शन लेना चाहिए। पेपर लीक कराने वालों की संपत्ति पर बुलडोजर चलना चाहिए। तो ये बात तो सही है कि पेपर लीक हुए हैं और जहाँ में कहीं ना कहीं कमी है, अब उनको कोई ना कोई ठोस कदम उठाने चाहिए कि जो बार बार का एक बेचारा गरीब आदमी अपने बच्चे को कहाँ तक पढ़ाएगा। ऐसी होना चाहिए कि जे लोग मतलब कर रहे हैं ये नंबर 2 के काम, इनके सबके घर मकान दोस्त करने चाहिए मेरी समझ से। तो चाहे जिनकी कितनी प्रॉपर्टी है बुरकुन चलानी चाहिए। अब समय आ गया चलाने का। बार बार बच्चों के संग खिलवाड़ हो रहा है, इनके घर मकान दोस्त करने चाहिए, सारी प्रॉपर्टी सरकार में अटैच कर देनी चाहिए। ये बेईमानी का धंधा, इसको खत्म करना चाहिए। योगी जी की तरह काम करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्या दिक्कत है? अपन में क्या कमी है? अपन भी कर सकते हैं। वो भी एक मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ भी मुख्यमंत्री जी। हैरानी की बात यह है कि अशोक गहलोत की सरकार में मंत्री भी सरेआम अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। राजस्थान के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि गहलोत सरकार फेल हो चुकी है। राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि पेपर लीक कांड में माफिया और सरकार की मिलीभगत है। युवाओं के साथ जो हो रहा है वो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता का आक्रोश चुनाव में सरकार की योजनाओं पर भारी पड़ेगा। हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं जो तैयारी करें, उनमें निराशा का भाव आ गया, पूरी तरह निराशा हुआ। बेरोजगारों के साथ, हमारे स्टूडेंट्स के साथ और गलत हो रहा है। हम नहीं करा पा रहे, हम फेल हो रहे हैं। हम एग्जाम नहीं करा रहे, पेपर आउट हो रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ये बच्चों के अंदर और ये सारे काम जो हमारी सारी स्कीमों उसको अकेला एक ये पेपर आउट पकड़ ये खा जाएगा। सरकार और हमारी मिली भगत के, हमारे बिना प्रोटेक्शन के हम फेल थोड़ी हो सकते हैं। कहीं ना कहीं तो लीकेज है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ पायलट युवा नेता है और राहुल जी ने भी कहा पायलट साहब असेट है। और हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस के पास नेता ही कितने बच्चे युवा नेता है ही कितने? यानी चांसेस है सीएम बनने के? चांसेस की बात कैसे है, मामला आगे है। राजस्थान में कांग्रेस की जो असल मुसीबत है, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो खाई है, उसकी पूरी जानकारी कांग्रेस हाईकमान को है। लेकिन मुश्किल यह है कि न राहुल गांधी कुछ कर पाए, न खड़गे कुछ कर सकते हैं। पार्टी अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है, लेकिन अशोक गहलोत सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि भले ही उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़े, लेकिन वो सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर नहीं बनने देंगे। और अब राजस्थान कांग्रेस में जो हो रहा है, उससे लगता है कि गहलोत अपनी बात पर कायम है और उसे पूरा करने में लगे हुए हैं। हालांकि यह भी सही है कि दिक्कत सिर्फ कांग्रेस में ही नहीं, खींचतान बीजेपी में भी हो रही है। आज राजस्थान बीजेपी के बड़े नेता ओम प्रकाश माथुर का एक बयान चर्चा में रहा। नागौर में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि किसी के दावे पर यकीन करने की जरूरत नहीं है, किसी की परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। ओम माथुर ने कहा कि अब मैं केंद्रीय चुनाव समिति में हूं, इसलिए कार्यकर्ताओं को कोई गलत फहमी पालने की या डरने की जरूरत नहीं है। माथुर ने कहा कि वो जहां खूंटा गाड़ देंगे, उसे मोदी भी हिला नहीं पाएंगे। आगामी 23 को ध्यान में रख करके चुनाव में पूरी ताकत से जुटे, पूरी लगनता से जुटे, पूरी योजना से जुटे। और आप गलत फहमी मत पाल दो भाई। अब तो मैं केंद्रीय चुनाव समिति का मेंबर हूँ। ये जयपुर वाला कैडी की लिस्ट भेजी ना, तुम हर गांव ने एक न जानो, ध्यान रख जाओ। आप कोई गलत फहमी मत पालो। और मैं खूंटो काट दो ना, तो बस मोदी भी नहीं हिला सका। बात मानते हैं, कोई मैंने संकोच नहीं बात करूंगा। तो ये तेरा और मेरा लाडला मुझे नमस्ते करता है,
मुझे 4 छापे ज्यादा पहना दिए, मेरे होर्डिंग ज्यादा लगा दिए। इस गलतफहमी से दूर हो जाओ, कम से कम आप कार्यकर्ता दूर हो जाओ। बीजेपी में भी अंदरूनी कलह कम नहीं है। सतीश पूनिया रैलियां करके अपनी ताकत दिखा रहे हैं, ओम माथुर अपनी पावर जनता को बता रहे हैं, वसुंधरा राजे अपनी पहले ही रैलियां करके दबदबा दिखा चुकी है। अब पार्टी हाईकमान के सामने मुश्किल है कि राजस्थान में किसको आगे रखकर चुनाव की रणनीति बनाए। हालांकि राजस्थान में तो चुनाव अगले साल के आखिर में होंगे, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव बस 4 महीने के बाद है, इसलिए वहां माहौल अभी से बनने लगा है। आज बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि कर्नाटक के रामनगर जिले में भी अब अयोध्या की तर्ज पर बड़ा राम मंदिर बनेगा। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वथ ने चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई और कर्नाटक के हिंदू देवस्थान बोर्ड मंत्री शशिकला जोल्ले को चिट्ठी लिखा है कि अयोध्या की तर्ज पर रामनगर के रामदेवरा बेटा को भी दक्षिण के अयोध्या की तरह डेवलप किया जाना चाहिए। यहां भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाना चाहिए। दरअसल कहा जाता है कि वनवास के दौरान भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण इन्होंने कुछ वक्त कर्नाटक के रामनगर में भी बिताया था। यहीं से रावण ने मां सीता का हरण किया था। जब रावण पुष्पक विमान से माता सीता को लंका ले जा रहा था तो माता सीता की नथ यहीं पर गिरी थी। रामनगर में सीता जी का मंदिर पहले से मौजूद है और राम मंदिर के निर्माण के लिए भी भूमि पूजन कर दिया गया है। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री सीएन अश्वथ रामनगर जिले के प्रभारी मंत्री हैं। उन्होंने बताया कि राम मंदिर की नींव रखने के लिए योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। वनवासದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳ रामनगर में श्री राम ने वनवास काटा था। रामदेवर पहाड़ी पर मौजूद राम और शिव के मंदिर का पुनर्निर्माण कर इस मंदिर को भव्य बनाया जाएगा। हमारे सीएम ने इस बात का फैसला कर लिया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। जिस तरह अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, रामनगर में भी राम का भव्य मंदिर बनेगा। ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಾಮನಗರದಲ್ಲೂ ರಾಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने रामनगर में राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए योगी आदित्यनाथ को बुलाने का विरोध किया है। कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक में इतने साधु संत हैं, अभी कर्नाटक में महान विभूतियों का इतना भी अकाल नहीं पड़ गया है कि वहां किसी मंदिर के भूमि पूजन के लिए यूपी से किसी को बुलाना पड़े। 3 ತಿಂಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇವರೇಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಳಿಸೋ ಕಾಲ ಬಂದೋಗಿದೆ। चुनाव में 3 महीने बचे हैं और इनको राम मंदिर याद आ रहा है। अब इनके घर जाने का वक्त आ गया है। जनता ने फैसला कर लिया है, ना सिर्फ बीजेपी वालों को घर भेजा जाएगा बल्कि जनता उन्हें चुनावों के बाद इस राज्य से भी बाहर का रास्ता दिखा देगी। 3.5 साल में इन्हें राम मंदिर क्यों याद नहीं आए? कर्नाटक इतना दरिद्र राज्य नहीं है कि यूपी के सीएम योगी को यहां बुलाने की जरूरत पड़े। ये मेरा क्षेत्र है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद आदि चुन चुन कर गिरी और सुत्तूर मठ के महंत को आमंत्रित करके मंदिर बना सकता हूं। यह ऐसा मुद्दा है जिसका विरोध ना कांग्रेस कर सकती है न जेडीएस। आज कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने चुनाव को देखते हुए एक और बड़ा फैसला किया। कर्नाटक सरकार ने लिंगायत और वोकलिंगा दोनों समुदायों के रिजर्वेशन को बढ़ा दिया है। पहले ये दोनों समुदाय रिजर्वेशन की कैटेगरी 3 में शामिल थे, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा 5% रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन अब सरकार ने लिंगायत और वोकलिंगा समुदायों को कैटेगरी 2 में शामिल कर दिया है, जिसके कारण दोनों समुदायों को 15% तक रिजर्वेशन मिलेगा। कर्नाटक में लिंगायत और वोकलिंगा की कुल वोट 35% से ज्यादा है और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह फैसला चुनाव के लिहाज से कितना बड़ा है। कोरोना के खतरे को देखते हुए अब दुनिया के तमाम देशों में उन देशों से आने वाले लोगों के लिए कड़े नियम बना दिए गए हैं जहां कोरोना से हालत खराब है। हमारे यहां भी चीन से आने वाले हर यात्री को आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देना कंपलसरी होगा। आज हेल्थ मिनिस्टर ने आदेश दिया है कि चीन, हांगकांग, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले हर यात्री को भारत आने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करनी होगी। उसके बाद ही उन्हें ट्रैवल करने की इजाजत दी जाएगी। भारत के अलावा जापान, अमेरिका, मलेशिया और ताइवान ने भी चीन से आने वाले यात्रियों के लिए रेस्ट्रिक्शंस का ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा है कि 5 जनवरी से चीन से आ रहे हर पैसेंजर को कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही एयरपोर्ट से बाहर जाने दिया जाएगा। जापान ने भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। यही नहीं, जापान ने तो चीन से आने वाली फ्लाइट्स की संख्या को भी लिमिट करने का आदेश दे दिया है।
यूरोप में इटली और बेल्जियम ने चीन से आ रहे मुसाफिरों की निगरानी बढ़ा दी है। सारे यात्रियों के फोन नंबर्स और जहां वो रुके हैं वहां का पता नोट किया जा रहा है। उनके सैंपल्स लेकर टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। एक दिन पहले ही जब चीन के 2 विमान इटली के शहर मिलान पहुंचे तो उनके आधे यात्री कोविड पॉजिटिव मिले थे। इसके बाद से ही कई देशों ने चीन से आ रहे यात्रियों पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी। चीन में इस वक्त कोरोना का जबरदस्त विस्फोट हुआ है। करोड़ों लोग इन्फेक्टेड हैं। इसके बाद भी चीन की सरकार ने इंटरनेशनल ट्रैवल खोल दिया और जब चीन से आ रहे यात्रियों के लिए कोविड नेगेटिव रिपोर्ट कंपलसरी की गई तो चीन नाराज हो गया। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनके देश के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। हमने देखा है कि दुनिया के बहुत से देशों ने कहा है कि वो चीन से आ रहे यात्रियों के क्वारंटीन उपायों को नहीं मानेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी देश एक वैज्ञानिक तरीका अपना सकते हैं, साथ मिलकर सीमाओं के आर पार सफर को सुरक्षित बना सकते हैं, वैश्विक औद्योगिक और सप्लाई चेन को स्थिर रखकर महामारी से लड़ने और दुनिया की आर्थिक प्रगति के लिए एकजुट हो सकते हैं। हमारा हमेशा ये मानना रहा है कि कोविड को लेकर हर देश का रवैया विज्ञान पर आधारित और संतुलित होना चाहिए। सभी देशों के लोगों से बराबरी का बर्ताव होना चाहिए। आम नागरिकों के आपसी संपर्क और सहयोग पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। चीन को दूसरे देशों से नाराजगी जताने से पहले अपना हाल देख लेना चाहिए। चीन में इस वक्त कोरोना की वजह से हालात बेहद खराब हैं। अस्पताल भरे पड़े हैं, मॉर्चरीज में जगह नहीं है, फ्यूनरल होम्स में लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और खुद चीन के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने यह वार्निंग दी है कि आने वाले वक्त में हालात अभी और बिगड़ेंगे। आज चीन के सीडीसी के चीफ पैंडेमिक एक्सपर्ट ने यह कहा कि बड़े शहरों में तो महामारी पहले ही पीक पर है। आने वाले कुछ दिनों में छोटे शहरों और गांव का हाल भी बुरा होने वाला है। सीडीसी के चीफ पैंडेमिक एक्सपर्ट ने कहा है कि स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए लोग बड़े शहरों से छोटे शहरों और गांव की ओर जा रहे हैं। ठंड भी बढ़ रही है। ऐसे में सांस वाली कोरोना महामारी से चीन के हालात और बिगड़ने वाले हैं। अगर हम आमतौर पर देखें तो बड़े और मध्यम दर्जे के शहरों में बड़ी और घनी आबादी के चलते महामारी तेजी से फैल रही है। छोटे और मध्यम दर्जे के शहरों, गांवों और ग्रामीण इलाकों में अभी भी महामारी फैलने की रफ्तार उतनी तेज नहीं है। हमारे विशेषज्ञों ने अब तक मौजूद जानकारी के आधार पर जो मोटे अनुमान लगाए हैं, चूंकि भयंकर ठंड पहले ही पड़ रही है और स्प्रिंग फेस्टिवल भी आ रहा है, जब बहुत से लोग सफर कर रहे होंगे तो लोगों की आवाजाही से सांस की ये संक्रामक बीमारी ठंड में और बढ़ेगी। इससे महामारी की स्थिति और पेचीदा हो जाएगी। सेंसर बोर्ड ने शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने बेशरम रंग और कुछ दूसरे सीन्स में बदलाव करने के लिए कहा है। सेंसर बोर्ड के प्रमुख प्रसून जोशी ने कहा कि पठान फिल्म के निर्माता जरूरी बदलाव करके फिल्म को दोबारा सेंसर बोर्ड को दिखाएं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान के एक गाने बेशरम रंग के कुछ सीन्स और 2 शब्दों को लेकर कुछ संगठनों और नेताओं ने आपत्ति जताई थी। इस गाने में दीपिका पादुकोण ने जो बिकिनी पहन रखी है उसके रंग को कई संगठनों ने हिंदू धर्म के लिए अपमानजनक बताया था। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सेंसर बोर्ड से शिकायत की थी। इस शिकायत की जांच के लिए बोर्ड ने एक निगरानी कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने ही फिल्म देखने के बाद इसके प्रोड्यूसर यशराज फिल्म्स को गाने और दूसरे सीन्स में बदलाव करने का निर्देश दिया। जब तक सेंसर बोर्ड अप्रूव नहीं करता तब तक यह फिल्म रिलीज नहीं की जा सकेगी। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने कहा है कि फिल्म निर्माताओं की क्रिएटिविटी का सम्मान करने के साथ साथ दर्शकों के जज्बात का ख्याल रखना भी बोर्ड की जिम्मेदारी है। हमारे देश की संस्कृति और आस्था बहुत महान होने के साथ साथ बेहद जटिल और बारीक भी है। हर क्रिएटिव इंसान को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और अपनी फिल्म बनाते समय यह ख्याल भी रखा जाना चाहिए कि उनके किसी काम से दर्शकों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। सेंसर बोर्ड का ऑर्डर आने के बाद नरोत्तम मिश्रा ने इस पर संतोष जताया और कहा कि पठान फिल्म के इस गाने के पीछे बदनीयती थी, बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश थी। का निर्णय सराहनीय है। जब यह मामला मेरे सामने आया था तो मैंने कहा था कि यह दूषित मानसिकता से बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं को आहत करने का एक कुत्सित प्रयास है। रियल लाइफ पर भी असर डालती है। इस बात का निर्माताओं को, निर्देशकों को और कलाकारों को, सभी को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
ये ठीक है कि सेंसर बोर्ड ने पठान फिल्म के प्रोड्यूसर्स को गाने में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया है, लेकिन कोई ये भी पूछ सकता है कि फिल्म के जिस गाने और सीन को लेकर विवाद हुआ वो सेंसर बोर्ड के अप्रूवल के बाद ही तो रिलीज हुआ था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।